ठीक है, चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जो भी हम लोग डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, हम लोग को ये तो समझ आ गया है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर प्रोटीन की कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, और जब वो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होते हैं तो हमारे बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो निकल करके आते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब जनरली शुरू के टाइम में, जब स्टार्टिंग का टाइम था कि जब डीएनए वगैरह के बारे में बहुत नॉलेज लोगों को मिल रही थी, नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही थी, इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है साइंस का एक नया ब्रांच डिवाइस किया गया जिसको कहा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंस की वो ब्रांच है जो कि डीएनए को मैनिपुलेट करके, ठीक है, या डीएनए के अंदर उसके सीक्वेंस के अंदर चेंजेस जो हैं उसको प्रोड्यूस करके उसको हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकती थी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलें कि कोई बैक्टीरिया ऐसा हो, ठीक है, जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब जैसे हम लोग नॉर्मली क्या है, डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं। आप लोग को नाम याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन दो चार नाम जैसे कि पेनिसिलिन होता है, अमॉक्सिसिलिन होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, इस तरीके से अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको प्रोड्यूस करने का दो तरीका है। ठीक है, एक तो नेचुरली, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता हो, या तो नेचुरली उसी ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाए, ठीक है, या फिर हम लोग कोई ऑल्टरनेट ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसा दूसरा ऑर्गेनिज्म खोजें, ठीक है, जिसके अंदर किसी तरीके से जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी कि डीएनए के अंदर चेंजेस लाए जाएं, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म की जगह जो दूसरा नया ऑर्गेनिज्म है उसके साथ साथ वो भी उस एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सके। तो इस केस में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया का जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसी को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, सो दैट बैक्टीरिया हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो साइंस होता है इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका साइंस जब डेवलप हुआ तो उसमें एक और टेक्निक डेवलप हुई जिसको कि कहा गया डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पूरा जीनोम होता है, मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम के अंदर जितना भी डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए को पूरी तरीके से स्टडी किया जा सकता है, उसकी मैपिंग की जा सकती है, कौन सा जीन कैसा प्रोटीन बना रहा है, कितना लंबा प्रोटीन, कितना छोटा प्रोटीन बना रहा है, उस प्रोटीन का क्या फंक्शन है, हर चीज़ के बारे में हमको नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग की जो टेक्निक डेवलप हुई, ठीक है, वहाँ पर से एक मुद्दा उठा कि भाई हमको ह्यूमंस के अंदर जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, उन जीन्स की स्टडी करना चाहिए, सो दैट हमको पता चले कि हमारे अंदर अगर कोई हार्मफुल जीन है तो उस जीन को अगर हम लोग चेंज करके उसको हार्मलेस में अगर कन्वर्ट कर सके, जैसे कोई डिजीज़ है सपोज, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ये कहें कि कैंसर का ही कोई जीन अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट हो तो उस जीन को आइडेंटिफाई किया जा सके और उस जीन के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस कर सके, सो दैट वो जीन जो है वो कम्प्लीटली हार्मलेस बन जाए और उससे कैंसर ना हो। ठीक है, तो इस मोटिव को लेकर के और बहुत सारे डिजीजेस को ट्रीट करने का मोटिव लेकर के जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसको कहा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसका होल सोल मोटिव ये था कि ह्यूमंस के अंदर जो जीनोम प्रेजेंट रहता है उसकी पूरी डिटेल्ड स्टडी की जाए, उसकी सीक्वेंसिंग की जाए, सो दैट हमको ऐसे हार्मफुल जीन्स के बारे में पता चले कि जिनको हम लोग ठीक कर सके और ह्यूमन रेस की जो लाइफ है, ठीक है, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके, इवॉल्व कर सके। ठीक है, तो इस मोटिव को लेकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था ईयर 1990 में। ठीक है, मतलब मेरे पैदा होने के एक साल बाद स्टार्ट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था और ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है ईयर 2006 में।
ठीक है। सो बाय दैट टाइम मैं 12th पास हुई, उतने ड्यूरेशन तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये चलता रहा, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 1990 में स्टार्ट हुआ, 2006 में कल्मिनेट हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया? ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो अमेरिका को जाता है, ठीक है। अमेरिका के कुछ डिपार्टमेंट्स थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दो डिपार्टमेंट्स जो हैं इन्होंने मिल करके जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पे सिर्फ अमेरिका ही जो है इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। धीरे धीरे बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, डेवलप्ड नेशंस थे, जैसे कि ब्रिटेन है, उसके बाद रशिया है, चाइना है, ठीक है, इवेंचुअली इंडिया है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ को धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्यों कहा गया? क्योंकि पैसे की लागत उतनी ज़्यादा लगी उसमें, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम इतना बड़ा जीनोम है, इतने बड़े जीनोम का डिटेल्ड स्टडी करना उसमें इतने साल लग गए। तो कोई एक प्रोजेक्ट जो है इतने सालों तक अगर चल रहा है, मतलब 15-16 साल तक अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कंसिडर किया गया, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको मैं बताऊँगी। सबसे पहले तो ये है कि $9 बिलियन की टोटल लागत लगी, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट में इतने सालों में, ठीक है। $9 बिलियन की टोटल लागत लगी है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग का जो पूरा ह्यूमन का जीनोम था, ठीक है, उसका साइज़ क्या था? 3 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। 3 × 10⁶ बेस पेयर, इतने बड़े जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी थी हम लोगों को, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ई कोलाई का जो डीएनए होता है वो हमारे डीएनए का 1/24 पोर्शन होता है सिर्फ, ठीक है। ई कोलाई का डीएनए जो है वो हमारे डीएनए का 1/24 पोर्शन होता है। तो हमारा डीएनए सोचो कितना बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इस बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट को सपोर्ट करने वाले स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ी। तो ये मतलब एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ या बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद इतना सारा जो डाटा जनरेट हो रहा था, ठीक है, जो भी डाटा इतने डीएनए की सीक्वेंसिंग में या इतने डीएनए के नॉलेज को स्टोर करने में लगता, ठीक है, वो डाटा जो है कम से कम 3300 बुक्स में स्टोर होता। हर बुक में करीब 1000 पेज होते, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग देखें इतना इन्फॉर्मेशन निकलता कि 3300 बुक्स लगती, हर बुक में 1000 पेज होते। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? इतने पेज में सारी इन्फॉर्मेशन आती। तो सोचो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो हमारे एक जीनोम से निकला है। तो सोचो इतना डाटा जो है इसको स्टडी करने में, निकालने में, कंपाइल करने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो मतलब अगर इतना इन्फॉर्मेशन है, इसमें अगर एक न्यूक्लियोटाइड भी गलती से किसी ने ए की जगह यू लिख दिया या टी की जगह सी लिख दिया तो सारा चीज़ पूरा गड़बड़, सारी मेहनत बर्बाद, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डाटा था, उसको इतना हैवी मटेरियल में स्टोर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा सोचो, ठीक है। तो अच्छा ये था कि तब टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर्स का एडवेंट हो चुका था, तो ये सारा जो डाटा है इसको फिर कंप्यूटर्स में स्टोर किया गया। हालांकि उस समय भी कंप्यूटर में मेमोरी जो है उतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई थी जैसे आज के टाइम पे डेवलप हो चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी तब कंप्यूटर्स थे, तो कंप्यूटर्स के हेल्प से इतना सारा डाटा जो है वो स्टोर किया गया, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हम लोग
मान सकते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसके गोल्स क्या क्या थे। ठीक है, सबसे पहला गोल था कि पूरा जो ह्यूमन जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग करना। ठीक है, दूसरा गोल था कि ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है इसका स्टोरेज करना। तीसरा गोल था कि ये जितने भी सीक्वेंसेस जो है हमको मिले हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस करना। ठीक है, जीन्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ का जीन है, हर जीन को, पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को हर कंट्री के साथ में शेयर करना, सो दैट वो लोग जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना फर्दर रिसर्च कर सकें। ठीक है, और उसके अलावा इस प्रोजेक्ट से निकलने वाले एथिकल, लीगल और जो सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको फाइट करना और उनको काउंटर करना, ये जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था। ठीक है, अब मेन हम लोग आते हैं कि ये प्रोसेस जो है किया होगा तो कैसे किया होगा। हम लोग आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथोडोलॉजी पे। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो तरीके के मेथोडोलॉजीज़ हैं। ठीक है, उनके बारे में कंसिडर किया गया। पहला था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स जो थे, ठीक है, इस टेक्निक में सारे जीन्स को पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनका एक्सप्रेशन करना आरएनए और प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, और जब उनका एक्सप्रेशन हो जाता है जीन्स का, तो वो एक्सप्रेशन किस तरीके से निकल के आ रहा है, क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है, उसको स्टडी करना। ठीक है, ये जो था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स वाला टेक्निक था। मतलब जो जीन है उसका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन का क्या इफेक्ट निकल के आएगा उसको स्टडी करना, ये सबसे पहला तरीका था। ठीक है, और जो दूसरा तरीका था, दूसरे तरीके में क्या किया गया, दूसरे तरीके में जो पूरा जीनोम है उसको स्टडी किया गया। ठीक है, पूरे जीनोम को स्टडी करने के बाद में उसमें जो कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स थे, दोनों की स्टडी की गई। ठीक है, दोनों की स्टडी करने के बाद में उसका सीक्वेंस निकाला गया और उसके बाद जो भी सीक्वेंस जो है निकालने के बाद में उसमें से हर सीक्वेंस का क्या क्या फंक्शन था उसको देखा गया। ठीक है, तो दोनों जो टेक्निक्स थे, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा था। पहला वाला जो टेक्निक था, इसमें सिर्फ जो कोडिंग रीजन थे, मतलब ऐसे रीजन जिसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, सिर्फ उसकी स्टडी की जा रही थी। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड टेक्निक था, सेकंड टेक्निक में चाहे कोडिंग रीजन हो, चाहे नॉन कोडिंग रीजन हो, सेंस हो, नॉनसेंस हो, जैसा भी हो, हर जीनोम को, हर जीन की स्टडी की जा रही थी। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड टेक्निक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई हमको पता चल गया कि कौन सा काम का है, कौन सा बेकाम का है। अगर कोई काम का है तो उससे क्या चीज़ बन रही है ये भी हमको पता चल गया। मतलब सेकंड टेक्निक के थ्रू पूरा जो जीनोम है उसकी स्टडी हो पाई। ठीक है, इसीलिए जो है हमको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकी। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए जो सेकंड टेक्निक है उसका यूज़ किया गया, सो दैट पूरा जीनोम जो है उसकी स्टडी की जा सके। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कैरी आउट कैसे किया गया। ठीक है, तुम लोगों के बुक में भी दिया होगा कि किस सीक्वेंस में उसको किया होगा। ठीक है, सबसे पहले तो सेल से डीएनए को आइसोलेट किया। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आइसोलेट किया डीएनए को। ठीक है, सेकेंड स्टेप में कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लोन्ड इनटू होस्ट यूजिंग suitable vectors।
दो तरीके के वेक्टर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बैक और यैक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग पीसीआर। उसके बाद सीक्वेंसिंग। क्या लिखा है? ठीक है, सीक्वेंसिंग के बाद अरेंजिंग ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, पहले इतने स्टेप्स जो हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है सबसे पहले तो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, और डीएनए जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो उसका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं कि एक रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ इस तरीके से एक डिस्क होता है। ठीक है, अब ये जो डिस्क है, सपोज दिस इज द डिस्क एंड यहाँ सेंटर से अटैच्ड होता है और डिस्क के साइड्स में इस तरीके से होल्स होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे ना वायल्स बोलते हैं हम लोग, उनको टेस्ट ट्यूब्स नहीं बोलेंगे, उनको छोटे वायल्स बोलते हैं हम लोग। ऐसे छोटे छोटे वायल्स होते हैं। वायल्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ भी सेल जो है जिससे हमको डीएनए को आइसोलेट करना है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो। ठीक है, सेल का एक सस्पेंशन जो है डिफरेंट केमिकल्स के साथ ऐड किया जाता है, ऐड करके उस वायल में भरते हैं। ठीक है, फिर वो जो वायल है उसको इस होल के अंदर क्या किया जाता है, इस तरीके से बैठा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये स्पिन करता है। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? जब ये सेंट्रीफ्यूज स्पिन करेगा तो बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करता है, मतलब इसका रोटेशन पर मिनट का स्पीड होता है। ठीक है, इसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट बोलते हैं, आरपीएम। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज का जो स्पीड है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जनरली डीएनए को जब आपको सेपरेट करना होता है तो यू हैव टू यूज़ अ स्पीड ऑफ 10,000 आरपीएम। तो 10,000 रोटेशंस पर मिनट अगर ये सेंट्रीफ्यूज प्रोड्यूस कर रहा है तो मशीन है भाई, मशीन अगर इतने स्पीड से घूमेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी हीट के फॉर्म में। ठीक है, अब जब सेंट्रीफ्यूज घूमता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर में डीएनए जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, 72 डिग्री सी का टेम्परेचर अगर गलती से भी पहुंच गया तो डीएनए क्या हो जाएगा, उसके अंदर डीनेचरेशन हो जाएगा। तो डीएनए का डीनेचरेशन ना हो उससे बचने के लिए ये जो सेंट्रीफ्यूज होता है इसके चारों तरफ का जो बॉक्स होता है ना वो रेफ्रिजरेटेड होता है। ठीक है, तो उसमें आप टेम्परेचर की सेटिंग कर सकते हो कि भाई मेरे को 20 डिग्री के टेम्परेचर पे या 5 डिग्री के टेम्परेचर पे ये पूरा फंक्शन चाहिए। तो टेम्परेचर आप कम टेम्परेचर सेट करते हो, कम टेम्परेचर में सेंट्रीफ्यूज घूमेगा भी, डीएनए भी सेपरेट हो जाएगा और डीएनए का डीनेचरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो 10,000 आरपीएम की जो स्पीड होती है उस पे जो है डीएनए सेपरेट आउट होता है और डीएनए जो है वायल में सबसे नीचे सेटल होता है और डीएनए जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट आउट होता है। ठीक है, फिर ये जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ना इसके ऊपर बहुत सारा सॉल्यूशन जमा होता है। सॉल्यूशन को फेंक दोगे, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट लोगे और उसको चिल्ड आइसोप्रोपेनॉल में डालोगे अगर, ठीक है, चिल्ड आइसोप्रोपेनॉल में डालोगे तो डीएनए का एक एक स्ट्रैंड जो है वो सफ़ेद कलर के धागे के फॉर्म में आपको अलग दिखेगा। ठीक है, अब
इस तरीके से जब डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं पहले स्टेप में, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डीएनए को ले करके उसको रैंडम फ्रैगमेंट्स में अगर हमको स्प्लिट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करेगा, वो डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या कर देगा, काट देगा, ठीक है। अब छोटे फ्रैगमेंट्स जनरेट हो गए, छोटे फ्रैगमेंट्स जनरेट होने के बाद में इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोन इनटू होस्ट यूजिंग सूटेबल वेक्टर करेंगे। अब होस्ट क्या होगा, होस्ट जो है कोई सा भी ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कैरी करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। होस्ट कोई सा भी ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर डीएनए को कैरी करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब होस्ट के अंदर हम लोग कैसे डालेंगे डीएनए को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होंगी मैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स काटने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर ना पर्टिकुलर साइट्स होते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है अपना काम कर सकता है। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम सिर्फ इसी जगह पे काम करेगा और पर्टिकुलर लोकेशन पर ही डीएनए को कट करेगा, ठीक है। ये जो साइट होता है इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट पर ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक्टिवेट होता है, अपना काम करता है। अब हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसका साइज़ फिक्स होता है, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, कोई भी एंजाइम जो है हर एंजाइम का साइज़ स्पेसिफिक होगा। अगर मान लेते हैं XYZ एंजाइम है तो वो 10 बेस पेयर लंबा डीएनए काटेगा, कोई दूसरा एंजाइम है तो वो 5 बेस पेयर लंबा डीएनए काटेगा। इस तरीके से हर एंजाइम का साइज़ फिक्स होता है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि हमने XYZ एंजाइम यूज़ किया और उसने 10 बेस पेयर लंबा डीएनए कट किया है। नॉर्मली हमारा डीएनए जो है उसको 10 बेस पेयर लंबा कट किया है, ठीक है। तो 10 बेस पेयर लंबा एक फ्रैगमेंट हमको मिल गया डीएनए का, ठीक है। अब इसी डीएनए के फ्रैगमेंट को हमको दूसरे बैक्टीरिया में क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। मतलब कि दूसरा बैक्टीरिया जो है उसके जीनोम के अंदर हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, ठीक है। हमने ये बैक्टीरिया लिया, ठीक है, इसका जीनोम जो है हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसके जीनोम में हमको स्पेस क्रिएट करना है, मतलब कि इसके जीनोम का थोड़ा सा पोर्शन हमको हटाना पड़ेगा, तभी हमारा डीएनए जो है वो यहाँ इंसर्ट हो पाएगा। एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से आएगा, नहीं तो, है ना। मतलब एक को बाहर निकालोगे, एक टीचर बाहर जाएगा तभी तो दूसरा आएगा, वैसी बात है ना। तो यहाँ पर से अगर थोड़ा सा सेगमेंट काटेंगे तभी हमारा डीएनए एंटर कर पाएगा। तो यहाँ पर भी कौन हेल्प करेगा, XYZ एंजाइम, ठीक है। XYZ एंजाइम जो है वो क्या करेगा, क्योंकि उसका साइज फिक्स है कि वो 10 बेस पेयर लंबा ही डीएनए काटेगा, ठीक है। तो ये XYZ एंजाइम जो है अगर उसको हम लोग यहाँ एम्प्लॉय करेंगे तो ये एंजाइम भी 10 बेस पेयर लंबा बैक्टीरिया का डीएनए जो है काट के अलग कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा डीएनए जो है वो इजीली यहाँ पे एंटर कर पाएगा, ठीक है। अब हमारा डीएनए जब यहाँ पे एंटर कर गया, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, इसको वापस से बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए कौन हमको हेल्प करता है, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या काम करता है, वेक्टर भी क्या होता है, क्रोमोसोम ही होता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये वेक्टर का काम करता है। वेक्टर मतलब कि जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल होता है, गाड़ी होती है, स्कूटी है, बाइक है, ट्रेन है, कार वगैरह है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये व्हीकल्स के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा जो डीएनए है, ठीक है, उसको ले करके बैक्टीरिया के डीएनए तक ले करके जाने का काम कौन करते हैं, बैक और यैक,
ठीक है। तो हमारा डीएनए बेसिकली बैक और यैक के अंदर डाला जाता है, उसके बाद बैक और यैक जो है उसको हमारे डीएनए को वो बैक्टीरिया के अंदर लेकर के जाते हैं, यानी कि होस्ट के अंदर लेकर के जाते हैं। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो व्हीकल्स हैं ये हमारे डीएनए को कैरी करेंगे और होस्ट तक लेके जाएंगे। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब होस्ट के अंदर चला गया, होस्ट के अंदर जाने के बाद क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए होगा, मतलब हमारी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाएंगी, क्योंकि अगर एक ही सिंगल कॉपी हुई, उसको अगर रीड करने में, उसकी स्टडी करने में कोई गलती हो गई, वो कॉपी लॉस्ट हो जाएगी, फिर उसका और कोई सब्सटीट्यूट हमारे पास नहीं रहेगा, तो फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि डीएनए को जो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, उसके हेल्प से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। अब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बना लिए, कॉपीज़ बनाने के बाद डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है, कि साइज़ के हिसाब से क्या किया जाता है, डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, किसी भी हिसाब से डीएनए को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है सीक्वेंसेस को, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग हो गई, सीक्वेंसिंग होने के बाद में सीक्वेंसेस को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, चाहे बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, इस फॉर्म में हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं। इतने स्टेप्स हुए। इसके बाद क्या होगा, टाइम हो गया है क्या क्लास का? मेरे को भी नहीं पता कितना हो गया, 9:50 पे होता है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। सीक्वेंसेस की क्या की जाती है, अरेंजमेंट की जाती है, ठीक है। अरेंजमेंट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब ये है कि हर सीक्वेंस को, ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटीन कौन सा काम कर रहा है, उस बेसिस पर क्या किया जाता है, हर सीक्वेंस को उसका फंक्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है कि भाई ये जीन है तो ये इस काम को कर रहा है, वो जीन है तो वो उस काम को कर रहा है। इस तरीके से हर सीक्वेंस में एनोटेशन किया जाता है, उनको अपना अपना वर्क असाइन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस एनोटेशन के बाद में फाइनली क्या होता है, फाइनली होता है कि असाइनमेंट ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप मतलब कि एक मैप बनाया जाता है जिसमें कि लोकेशन वाइज और फंक्शन वाइज, ठीक है, एक पूरा क्या कहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली, ठीक है, कि भाई अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम है तो इस साइट पे जीन नंबर 1 है, यहाँ पर जीन नंबर 2 है, यहाँ पे जीन नंबर 3 है। इस तरीके से क्या किया जाता है, एक मैप प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें जीन का लोकेशन भी बताया जाता है और एक दूसरा मैप भी बनाते हैं कि जहाँ पर जीन का लोकेशन प्लस उसका फंक्शन जो है वो भी बताया जाता है। तो जेनेटिक और फिजिकल मैप कहने का मतलब क्या है, जेनेटिक मैप में जीन और उसके फंक्शन को शो करते हैं और फिजिकल मैप में जीन का जो लोकेशन होता है उसको शो करते हैं। तो इस तरीके से दो मैप्स बनाए जाते हैं, जेनेटिक और फिजिकल मैप बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसमें सैटेलाइट डीएनए से लेकर के जो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस हैं, जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, या फिर जो टीलोमेरिक सीक्वेंसेस हैं, हर सीक्वेंस को कंसिडर किया जाता है। हर सीक्वेंस का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका लोकेशन, हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक मेथोडोलॉजी थी किसकी, आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ठीक है। बस 5 मिनट और।
ठीक है, ये थी बेसिक मेथोडोलॉजी। अब इसके बाद इससे हमको जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये पूरा प्रोजेक्ट करने से फ़ायदा क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हमको पता चली। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पता चला कि ह्यूमन जीनोम जो होता है, ठीक है, इसमें 3.1647 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ये पता चला। ह्यूमन के जीनोम में 3.1647 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ये सबसे पहली चीज़ हमको पता चली। 3.1647, हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ पता चली कि हम लोगों के पास 21,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं। हमारे अंदर 21,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, ठीक है। 9,000 नॉन कोडिंग जीन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मोर देन 21,000 स्यूडो जीन्स हैं, ठीक है। 21,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स है, 9,000 नॉन कोडिंग जीन्स है और मोर देन 21,000 स्यूडो जीन्स है। स्यूडो जीन्स मतलब शो ऑफ तो बहुत करेंगे लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, इस टाइप के जीन्स 21,000 जीन्स से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्लियर। इसके बाद तीसरी चीज़ ये पता चली कि हम लोगों के जीनोम का जो साइज़ है उसका और कितने प्रोटीन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है या कितने चीज़ों की सीक्वेंसिंग कर रहा है, इसका और जीनोम के साइज़ का कोई रिलेशन नहीं होता। क्योंकि अगर हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो जीन है, ठीक है, उसको अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो ई कोलाई जो होता है उसका जीनोम का साइज़ हमसे बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट मतलब 21,000 अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स जो हैं उसके अंदर भी प्रोड्यूस होता है। तो ई कोलाई का जीनोम साइज़ कितना छोटा है लेकिन वो भी बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये शो करता है कि जीनोम साइज़ में और द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। जीनोम बड़ा होकर के भी यूजलेस हो सकता है और छोटा होकर के यूज़फुल भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ पता चली कि हमारा जो टोटल जीनोम है उसमें से अबाउट 50% ऑफ जीनोम का फंक्शन हमको पता ही नहीं है, ठीक है। 50% ऑफ जीनोम जो है हमारा उसका फंक्शन आज तक हमको पता नहीं चला है। धीरे धीरे इसकी भी डिस्कवरी होगी, अभी भी बहुत सारे जीन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, आगे भी होगी, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या पता चली कि जितना भी हमारा जीनोम है, ठीक है, उसका सिर्फ 25% जो है वो प्रोटीन कोड करता है। जितना भी जीनोम है उसका सिर्फ 25% यानी कि 1/4 पार्ट जो है वो प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। ये भी पता चला कि एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस कर सकता है हमारी बॉडी में भी, मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA हमारी बॉडी के अंदर भी रहता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो पूरा जीनोम है उसमें बहुत सारे जंक्ड DNA भी होते हैं, ठीक है। जंक DNA भी होता है। जंक का मतलब क्या होता है? वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे DNA सीक्वेंसेस भी बहुत सारे हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, पैलिंड्रोमिक होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। जो मैंने बोला ना कि 21,000 स्यूडो जीन्स होते हैं, शो ऑफ तो बहुत है, बिल्डअप तो बहुत है, लेकिन काम कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे जंक्ड DNA यानी कि स्यूडो जीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट ज़रूर है लेकिन उनका किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन जो है वो शो नहीं होता, मतलब अभी तक पता नहीं चल पाया है। हो सकता है फ्यूचर में पता चले कि, लेकिन अभी तक जो है हमको ये जंक DNA का फंक्शन नहीं पता चला है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या पता चली इसके अलावा, 99.95% जो हमारे DNA का होता है हम सभी का सिमिलर है, ठीक है। जितनी भी ह्यूमन रेस है उन सभी का जीनोम जो है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है? 99.95% सिमिलैरिटी है। तो डिफरेंस कितना है? 0.05% का बस डिफरेंस निकल के आता है।
बस इतना ही डिफरेंस होता है, चाहे अफ्रीकन हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, मंगोलिया का हो, रशिया का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, हम सभी के बीच में इतनी सिमिलैरिटी और सिर्फ इतने ही डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, उसने फाइनली जो लास्ट चीज़ हमको बताई, ठीक है, लास्ट चीज़ ये बताई कि हमारे अंदर सिमिलैरिटी ज़्यादा है और डिफरेंसेस कम है। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद हम लोग कल जो है लास्ट टॉपिक चैप्टर का करेंगे, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो आज जो है घर जा कर के थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो राइटअप दिया है बुक में उसको पढ़ना। ठीक है, उसमें आई डोंट थिंक सो कि कहीं डाउट निकल के आना चाहिए, लेकिन अगर कहीं डाउट आया तो उसको कल क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है।